हमारे बच्चे जो है सारे हॉल में बैठे हुए हैं, बच्चे सारे हॉल में बैठे हैं सर, आपको सुनने के लिए उत्तर है सर। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है सर, आप बता सकते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? बिल्कुल फिट फाइन। तो आप क्या बात है बेटा, ऐसी बात है कि सबसे पहले जैसा कि विवेक ने मुझे बताया कि तुम सब IIT या NEET की तैयारी करना चाहते हो और उसमें अच्छा रैंक लाना चाहते हो, तो मैं पटना से जुबैर बोल रहा हूँ और काफी सारे बच्चे हमारे IITs में और NEET में गए हैं और बोर्ड भी सेटल हैं। माइक्रोसॉफ्ट तो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं सभी में, इसरो, DRDO सभी में भी हमारे ट्रेन किए हुए छात्र हैं। तो तुमसे जो हम कहना चाहते हैं बेटा, वो ये कहना चाहते हैं कि सफलता के लिए जो सबसे मुख्य जरूरी है वो है आत्मविश्वास। कि हमको कहा गया है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो जरूरी है बच्चों में IIT या NEET करने के लिए। तो जिस बच्चे का जो आत्मविश्वास है, मनोबल है, जितना अधिक मजबूत होगा उसका सफल होने का जो परसेंटेज है उतना ही ज्यादा होगा। जैसे सुना होगा तुमने कि किसी ने लिखा है कि खुद को कर, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, वहां पे खुद ही है, खुद को कर बुलंद ना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कहने का मतलब यह है कि आप जब किसी चीज की तैयारी करते हैं तो इस तरह की तैयारी होनी चाहिए, इस तरह का प्रिपरेशन होना चाहिए। यदि उसका पारितोषिक देने की बात हो, अवार्ड देने की बात हो, तो ईश्वर के पास भी, खुदा के पास भी कोई ऑप्शन ही नहीं रहे, पहले तुम ही से पूछा गया। इसलिए सबसे पहले तो हर बच्चे के मन में ये भावना होनी चाहिए कि हम सफल होंगे। जनरली बच्चों से पूछा ये जाता है, चलो इस बार तो तुम IIT में जा रहे हो, एम्स में जा रहे हो, तो बोलते हैं कि नहीं मेरा कहाँ होगा। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं नकारात्मक सोच वाले, प्रायः ये देखा गया है कि वो टैलेंटेड हैं, लेबर करते हैं, उसके बावजूद उनका रिजल्ट नहीं होता है। और एक बात बेटा जो हम कहना चाहेंगे कि कोई भी बच्चा बहुत टैलेंटेड होता है ऐसी बात नहीं है, जरूरत है सिर्फ मेहनत करने की। जो बच्चा जितना अधिक लेबर करेगा, प्रैक्टिस करेगा, वो सफल होगा। अब मेरे फ्रॉम द रियल केस में वैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं, मतलब बहुत ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन 98% से ज्यादा लोग, अब कह लो कि 99.99% लोग जो होते हैं वो सफल होते हैं अपने परिश्रम के बाद में। तो यदि आप प्रैक्टिस करते हैं एवरी डे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिस करना कैसे, इस पर भी मैं आता हूं, लेकिन सबसे पहले एक बात दिमाग में जो बैठाना है वो ये है कि मनुष्य के सामने दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा विघ्न आ जाए, उसका वो बिल्कुल डटकर मुकाबला करके उसको विजय पा सकता है। ये प्रकृति ने हम लोगों को दिया है ऐसा। हमारे राष्ट्र कवि कहते हैं, कौन विघ्न ऐसा जग में कि सके वीर गण के मन में, हम दुख खेलता है जब प्रभुके जाते पांव, गजब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आत्मविश्वास पालो और ये निश्चय कर लो कि तुझे IIT और NEET में जाना है, और जाना ही नहीं है 1 to 10 में जाना है। ऐसी भावना लेकर तैयारी करनी है कि हमको 1 to 10 में जाना है। किसी को IIT में जाना है तो IIT मुंबई में कंप्यूटर साइंस जाना है, किसी को NEET में जाना है तो हमको एम्स जाना है। इस तरह की भावना के साथ तैयारी शुरू करनी है। जहां तक तैयारी की बात है तो मैं जो बोल रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनोगे। देखो बेटा, ऐसा है कि आज का जो पैटर्न है वो क्या है कि एग्जामिनेशन में कुछ बच्चे कुछ टॉपिक्स पढ़कर जाते हैं और किसी क्वेश्चन के साथ वो जीत कर बैठते हैं। जनरली ऐसा फिजिक्स में देखने को मिलता है कि बच्चे फिजिक्स में मैकेनिक्स को पढ़ते हैं और मैकेनिक्स पढ़ के जाते हैं और मैकेनिक्स के क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लेते हैं। और मैकेनिक्स में क्या होता है कि जो क्वेश्चन सेट करते हैं टीचर्स लोग, वो भी सारा दिमाग मैकेनिक्स में ही लगा देते हैं आजकल। तो होता क्या है कि बच्चे का बहुत सारा टाइम लैप्स कर जाता है मैकेनिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता और उसका जो है स्कोर बहुत कम जाता है। तो या तो सफल नहीं होता, उसका रिजल्ट नहीं होता, या होता है तो बहुत बुरा रैंक से होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम ऐसा नहीं है कि मैकेनिक्स नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन
आईआईटी या नीट हमको देना है, तो नीट वालों के उत्तर मैकेनिक्स में बहुत ही घुसता है, वो मैकेनिक्स पढ़ा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। वहां मैकेनिक्स से 10-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आराम से जवाब दे सकते हैं। लेकिन आईआईटी वालों को मैं कहता हूं कि सबसे पहले आप छोटे-छोटे टॉपिक को फोकस करो, नोट करो जो मैं बोल रहा हूं, वैसे वैसे टॉपिक्स के ऊपर उसको हिट करना है, स्पाइक करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे जब जेईई मेन दे रहे हैं चाहे एडवांस दे रहे हैं, तो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हीट। हीट जो टॉपिक है बहुत आसान है। हीट में क्या पढ़ना है? 2 चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स, ट्रांसफर ऑफ हीट। ये दोनों चैप्टर से ही सवाल आएंगे कहीं और से नहीं आ जा रहा है। कैलकुलेटरी बहुत छोटा सा है, उसमें केवल Q = ml पर Q = ms डेल्टा थीटा, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो तो बस एक दिन में तुम्हारा हो जाएगा। आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़िए और ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ लीजिए, तो ये हीट से क्वेश्चन आपको पकड़ा जाएगा। इसी प्रकार से आप चलते हैं बेटा मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो ज्यादा कुछ पूछने का स्कोप ही नहीं है, इसलिए मॉडर्न फिजिक्स को फोकस करना है। मॉडर्न फिजिक्स में क्या फोकस करना है? तो बोर मॉडल, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको मिलाकर के जो क्वेश्चन आते हैं, पहले दोनों को पढ़ लो इंडिविजुअली, बोर मॉडल और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और उसके बाद क्या करना है कि थोड़ा सेमीकंडक्टर पढ़ लेना है इंजीनियरिंग के लिए, तो वहां से क्वेश्चन मॉडर्न से पकड़ा जाता है। एक्सरे बहुत छोटी सी चीज है, उसको भी पढ़ लेना है, मतलब मॉडर्न में कुछ भी नहीं छोड़ना है। एक्सरे, बोर मॉडल, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और लॉजिक गेट्स, सेमीकंडक्टर, ये सारे के सारे पूरे कर लेने हैं। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों रहता है, तो उसका क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है। तो रे ऑप्टिक्स को टारगेट करो, वहां पे ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं रिफ्रैक्शन से पूछे जाते हैं, तो रिफ्रैक्शन पे कमांड करना है फिजिक्स में। रिफ्रैक्शन दोनों से, प्लेन सरफेस से भी और कर्व सरफेस से भी, और साथ ही साथ जब वेव ऑप्टिक्स में जाओगे तो वहां पे इंटरफेरेंस से ही क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग करके जाना है। इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस और रिफ्रैक्शन बाय लेंस, तो क्वेश्चन वहां से पकड़ लेंगे। इसी प्रकार से साउंड में क्या है कि साउंड में क्वेश्चन या तो स्टैंडिंग वेव से आएगा या बीट से आएगा या इंटरफेरेंस से आएगा। डॉपलर इफेक्ट में एक फॉर्मूला है जिसको याद कर लेंगे तो उसका क्वेश्चन बन जाता है। बहुत दिनों से डॉपलर इफेक्ट से सवाल नहीं पूछ रहा है, तो डॉपलर इफेक्ट का तो एक ही फॉर्मूला है, लेकिन बीट्स, इंटरफेरेंस और स्टैंडिंग वेव से यदि पढ़ के जाते हो तो क्वेश्चन वहां से भी पकड़ में आ जाएगा और साउंड के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो कौन-कौन टॉपिक हुआ? साउंड पकड़ना है, ऑप्टिक्स पकड़ना है, हीट पकड़ना है, मॉडर्न पकड़ना है। अब बच जाता है करंट मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एंड फील्ड जो टॉपिक है उसको पकड़ना है। पोटेंशियल एंड फील्ड से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैपेसिटर से, इसको फोकस नहीं करना है। इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, आरसी सर्किट और मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पे बहुत सारा क्वेश्चन आया है, तो मूविंग चार्ज पे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। एसी बहुत आसान है, ट्रिक बेस्ड है, तो आप एसी भी पढ़ लीजिए। मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है? ग्रेविटेशन पढ़ो, उसका क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा, कितना भी तक पूछेगा, सॉल्व होगा, ये फॉर्मूला बेस्ड होता है। फ्लूइड पढ़ो, वहां से क्वेश्चन आएगा। एरर एनालिसिस पढ़ो, वहां से क्वेश्चन आएगा और पकड़ाएगा। इस तरह की तैयारी करनी है। अगर मैथमेटिक्स में चलते हैं तो मैथमेटिक्स में क्या करना है कि वहां भी छोटे-छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको पकड़ना है। जैसे वेक्टर का क्वेश्चन बनेगा, प्रोबेबिलिटी का बनेगा, सीडी का बनेगा, ये सब पहले पकड़ लेना है। कोऑर्डिनेट्स का क्वेश्चन बनेगा। जनरली बच्चा क्या करता है, इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को समझता है, तो कभी-कभी इंटीग्रेशन नहीं भी सॉल्व होता है, तो ट्रिकी होना है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर जब आता है सामने, तो कभी-कभी क्या होता है कि बच्चे हर क्वेश्चन पर अटेम्प्ट लेते हैं। नहीं, आप क्वेश्चन को पढ़ें, यदि आपको लगता है कि हाँ इसके बारे में मुझे जानकारी है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तभी उसमें समय वेस्ट करें। यदि लगता है नहीं ये हमसे नहीं होगा, हम नहीं जानते इसके बारे में, क्विट कर देना है। किसी भी क्वेश्चन को बहुत अधिक समय नहीं देना। अगर एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आता है, कभी-कभी आया है कि किसी क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्क्स नहीं है, तो वहां रिस्क लेना है। वहां पे रिस्क लेने का मतलब यह है कि जैसे मान लो 3 ऑप्शन है, तो 2
ऑप्शन पता है तो तीसरा में तुक्का मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेगेटिव नहीं है तो, लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में नेगेटिव है तो भूल करके भी वैसे क्वेश्चन को टच नहीं करना है। कुछ बच्चे हिसाब किताब बैठाते हैं कि अच्छा तो 3 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो इतना नंबर कटेगा, तो इतना नंबर आ जाएगा, इतना नंबर, उसमें माइनस में नंबर आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। और जहां तक थर्ड डे प्रैक्टिस का सवाल है तो एवरीडे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है, चाहे एवरीडे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कल फिजिक्स पढ़ लिया, कल मैथ को केमिस्ट्री पढ़ा, ऐसा नहीं है। और केमिस्ट्री बहुत आसान होता है बेटा। केमिस्ट्री में क्या है कि हम लोग कम समय दे करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। केमिस्ट्री में आजकल फिजिकल से क्वेश्चन कम आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक पूरी तरह से याद करने वाला है, आप याद कीजिए उसको, वहां से बहुत सारा क्वेश्चन पकड़ लेंगे। जनरली बच्चे इनऑर्गेनिक को छोड़ देते हैं। ऑर्गेनिक में ज्यादा कुछ नहीं है, रिएक्शंस याद है, क्या उसका मैकेनिज्म होता है तो वो भी सॉल्व हो जाता है। अच्छा रैंक लाने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे क्या करते हैं, जो फिजिक्स वगैरह होता है उसमें ज्यादा वो समझने की कोशिश करते हैं। ये बात सही है, जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो एक बार समझें, लेकिन उसके बाद जो उसका रिजल्ट है वो रेडीमेड रिजल्ट को याद रखिए। जो जितना अच्छा रट्टूमल होगा, हालांकि बोलना उचित नहीं लग रहा है, लगेगा आपको कि साइंस में रट्टूमल का क्या कॉन्सेप्ट है। रट्टूमल कहने का मतलब यह है कि कुछ बच्चा क्या होता है कि हर बार जब क्वेश्चन बनाता है तो चीजों को डिराइव करता है, और डिराइव करने में उसका समय नष्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है कि उसका स्कोर ही कम हो जाता है। आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि अब लेंस का सिवालिंग हो रहा है, वहां पे हमको फोकल लेंथ निकालना है, तो किस लेंस के सिवालिंग में क्या फोकल लेंथ आता है, आप चाहें तो वहां पढ़ते हैं, डिराइव करते हैं, बट इट विल टेक टाइम और आपका बहुत सारा समय नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप करें क्या कि सारे रेडिमेड रिजल्ट, यदि वाई कॉन्वेक्स लेंस को करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, कॉन्वेक्स को करते हैं तो क्या आएगा, लिनो कॉन्वेक्स को करते हैं तो क्या आएगा। तो इस तरह से रिजल्ट्स याद रखें। जो बच्चा जितना अधिक रिजल्ट याद रखेगा डायरेक्ट, वो उतना ही ज्यादा स्कोर करेगा, उसका रैंक उतना ही अच्छा आएगा। आईआईटी में होना कोई बड़ी बात नहीं है, नीट में होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपका रैंक क्या आता है, आप किस रैंक के साथ आते हैं, आपका एडमिशन कहाँ होता है। यदि आप चाहते हैं कि जितने भी ओल्ड आईआईटीज हैं उसमें आपका एडमिशन हो और वहाँ कंप्यूटर साइंस में अच्छे ब्रांच में, तो आपका रैंक बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में एक अच्छा डॉक्टर बने तो निश्चित रूप से आपके मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। तो कभी संभव है, सारे कॉलेज एक लेवल के नहीं है, बहुत सारे नए कॉलेजेस खुले हैं, जो खुले हुए हैं वहाँ भी उतना इंफ्रा नहीं है, वहाँ पर वो व्यवस्था नहीं है। तो होता क्या है कि जो लोअर रैंक के बच्चे हमको लो कॉलेज मिलता है, तभी ऐसी बात है उनकी प्रैक्टिस कम होती है, तो वो भी डॉक्टर बनेंगे, बट उनको रैंक अच्छा बनने में टाइम लग जाता है। तो मेरा ये कहना है कि अच्छा दूसरी बात क्या है कि बच्चे बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं, कभी भी सिलेबस से ज्यादा नहीं जाना है। जितना सिलेबस आपका है उतना ही सिलेबस पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आईआईटी या नीट में बहुत कुछ विद्वान खोजता है और बहुत विद्वान होने पर ही वहां सिलेक्शन होता है। जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है A to Z, वही सिलेबस नीट और आईआईटी का है। तो आप अपने सिलेबस में कुछ भी ना छोड़ें, आप सिलेबस से ज्यादा कुछ भी ना पढ़ें। यदि आप अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत लगे आप अपने टीचर से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप हम तक पहुंचना चाहते हैं तो हमसे भी चैट कर सकते हैं। अपना एक ऐप है स्मृति जुपिटर ऐप, वहां पर आप उसको डाउनलोड कर लें। जब भी आपके मन में कोई प्रश्न आए आप सेंड करें, यथासंभव हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सदैव आपके साथ हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सफल होंगे और जो अपना देश है इंडिया के डेवलपमेंट में अहम रोल प्ले करेंगे, एक अहम योगदान होगा आपका। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा।